सिंधु और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती से यहाँ बढ़िया फसलें होने लगीं और इसने एक के बाद एक कई संस्कृतियों का संभरण किया। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूँ और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य और निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। चावल गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भी मुख्य भोजन बन गया। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ और विकास पश्चिमी गंगा घाटी में। वैदिकोत्तर संस्कृति, जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फली फूली। निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल को वास्तव में गुप्त युग में उत्कर्ष मिला। अंत में असम सहित समूची ब्रह्मपुत्र घाटी को आरंभिक मध्य युग में महत्व प्राप्त हुआ। प्रमुख शक्तियां इन घाटियों और मैदानों पर प्रभुत्व पाने के लिए आपस में लड़ती रहीं। इनमें से भी ये शक्तियां गंगा यमुना दोआब के लिए विशेष दुर्लभ थीं और इसके लिए संघर्ष होते रहे। नदियां वाणिज्य और संचार की मानव धमनियां थीं। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अंत नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े साधक हुए। अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों से ही देश के दूर दूर स्थानों पर पहुंचाए गए। संचार के साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। इसके अलावा नदियों का बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था और उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकलती थीं, किंतु नदियों की भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदान के गांव और शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गईं। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे अनेक नगर और राजधानियां नदी तट पर बसी थीं। आजकल भी नए शहरों की स्थापना रेल मार्गों या सड़कों के संगम पर की जाती है अथवा औद्योगिक या खान वाले क्षेत्र में। लेकिन औद्योगिक युग से आरंभ होने से पहले नगर अधिकतर नदी के तट पर ही स्थापित होते थे। सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम किया। यह काम पर्वतों ने भी किया। उदाहरणार्थ, भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा का समुद्र तटवर्तीय प्रदेश, जो कलिंग देश कहलाता था, उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिणी सीमा गोदावरी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा है। इन दोनों नदियों के मुहानों के मैदान को ईसवी सदी के आरंभ में अचानक ऐतिहासिक महत्व मिला और सातवाहन और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए। फिर भी तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा था। कावेरी घाटी दक्षिण में वैगई नदी तक, उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था और ईसवी सन के आरंभ के थोड़े पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ था। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। उत्तरी तमिलनाडु, जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव शासन काल में ईसा की 4वीं और 6वीं शताब्दियों में प्रसिद्धि पाई। इसके प्रायद्वीप का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा हुआ था। यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पाशर में ही है, तथापि ये अधिक ऊंचे नहीं हैं। पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसमें अनेक रास्ते बना दिए हैं। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच में आवागमन कठिनाई नहीं थी। अरिकमेडु, आधुनिक नाम महाबलीपुरम, कावेरी पट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल पर ही स्थित थे। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में सुस्पष्ट प्रादेशिक इकाइयाँ नहीं हैं, परंतु उत्तर में ताप्ती नदी और दक्षिण में भीमा के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र के रूप में पहचाना जा सकता है। उत्तर में भीमा और उत्तरी कृष्णा और दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश कर्नाटक के रूप में जाना जा सकता है। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच में इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया और एक और बदामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई, तो दूसरी ओर पल्लवों और चोलों को इस नदी के उत्तर में अपना राज्य विस्तार करने में कठिनाई हुई। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल राज्य है। प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्तीय
पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है, जिसके तट पर कई बंदरगाहें और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए हैं। फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल प्रदेश के बीच में आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयां पैदा करते हैं, क्योंकि इनके दर्रों को पार करना आसान नहीं है। उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियां और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वत द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। अरावली पर्वतों से पश्चिम का भूभाग थार मरुभूमि से मिलता है। हालांकि राजस्थान का हिस्सा भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थी। फिर भी मरुभूमि में कुछ उर्वर मरुद्यान थे जहाँ कहीं कहीं बस्ती थी, और आरंभ काल से ही ऊँटों के सहारे मरुभूमि पार करना संभव था। राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग प्राचीन काल से अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। इसके अलावा खेतड़ी की खान, तांबे की खानें भी इस क्षेत्र में होने से ताम्रपाषाण युग की बस्तियां बनती हैं। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदान से जा मिलती है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती नदियां इस प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिरती हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी शामिल है। इस राज्य का तटीय क्षेत्र काफ़ी दंतुर होने के कारण यह कई बंदरगाह बने हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा। यहाँ लोगों ने अपने आप को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध किया है। गंगा जमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है, जो पश्चिम में चंबल नदी, पूर्व में सोन नदी, दक्षिण में विंध्या पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान है। आजकल मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे दूसरे नंबर का बड़ा राज्य है। मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बटा है। पूर्वी भाग, जो ज़्यादातर विंध्याचल पर्वत से घिरा है, गुप्त वंश के समय में ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ, किंतु पश्चिमी प्रदेश मध्य प्रदेश में मालवा का वह भूभाग है जो ईसा की 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र रहा। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा का महत्वपूर्ण भाग पृष्ठ प्रदेश का काम करता था। इसलिए मालवा और गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच में युद्ध हुए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा की पहली और दूसरी सदी में सातवाहन और शकों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जबकि 18वीं सदी में ऐसी ही लड़ाइयाँ राजपूतों और मराठों ने लड़ी। नदी द्वारा कहीं कहीं, पर्वतों द्वारा कहीं कहीं डेल्टा और पठार रूप वाला प्रदेश एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई था, जहाँ भिन्न भिन्न राजवंशों का शासन का उत्थान और पतन होता रहा। विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों और प्राकृतिक सीमाओं की मजबूरियों को देखते हुए शासक वर्ग के लिए आसान नहीं था कि अन्य सारे प्रदेशों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। शनै शनै प्रत्येक देश ने एक पृथक सांस्कृतिक इकाई का रूप धारण कर लिया, जिसकी अपनी भाषा, जीवन पद्धति बन गई। परंतु उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही मूल हिंद आर्य से विकसित हुई हैं, इसलिए इनमें बहुत ही तात्विक समानता दिखाई देती है। और एक और महत्व की बात है कि लगभग सारे देश में संस्कृत का विकास होने लगा और ये संपर्क की भाषा मानी जाने लगी।